दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से कराना क्लासेज में। देखिए, बिना वक्त जाया किए आते हैं अपने मूल मुद्दे पर, टॉपिक पर। देखिए, कक्षा 10 के बच्चों के लिए अभी जो समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण समय है और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कलेक्ट करके, इकट्ठा करके और उनका सिलेक्शन करके और मैं यहाँ पर लगातार लाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी कड़ी में आज हम लघुत्तरात्मक प्रश्नों को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो आज जो है वास्तविक संख्याएं नामक प्रश्नावली से लघुत्तरात्मक प्रश्न, जो आपकी एग्जाम में 2 नंबर का एक सवाल आने की पूरी संभावना है। आइए हम देखते हैं कि एक जो पहला प्रश्न है वो स्क्रीन पर लिखा हुआ है। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि। दोस्तों, आपने जो है अभाज्य गुणनखंड विधि को अच्छी तरह से समझ रखा होगा और अगर नहीं भी समझा है तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि मैंने मेरी एक पिछले वीडियो में बहुत ही बढ़िया ढंग से समझा रखी है। चाहो तो आप प्लेलिस्ट खोलकर और उस वीडियो को देख सकते हो। अब देखिए, क्या इसमें कहा है कि 16, 24 और 36 का मेष है और लेस है। ठीक है, हमें मेष है और लेस है, इन दोनों के ज्ञात करने हैं। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा मेष है और लेस है आराम से आप निकाल सकते हो। मैं यहाँ पर निकाल के बता रहा हूं। 16 के अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। और देखिए, ऐसे ही हम 24 के भी करेंगे। 24 के क्या होगा, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। और इसके बाद देखिए 36। 36 में क्या है, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 तिया 36। ठीक है, तो 36 के क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हमने गुणनखंड तो इनके निकाल लिए हैं। अब हमें चाहिए मेष है। ठीक है, मेष है के लिए हम क्या करेंगे, मेष है के लिए हम इनमें से कॉमन छांटेंगे। ठीक है, तो ये एक जोड़ा, एक जोड़े में से एक लेंगे, इसके बाद दूसरा जोड़ा 2 2 का तीनों में मिल रहा है तो इसको भी ले लेंगे। क्या 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ 3 3 है, तो हम इनको छोड़ देंगे। तो हमारे पास में जो में से आया है वो आया है 4। इसके बाद देखो लेस है। लेस है के लिए हम जो है इन गुणनखंडों में 2 सबसे ज्यादा कहाँ आ रहा है उनको लिख लेंगे और 3 सबसे ज्यादा कौन से गुणनखंडों में आ रहा है उनको ले लेंगे। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि 2 सबसे ज्यादा जो है यहां पर आ रहा है। कहां आ रहा है, यहां, तो इनको लिख लेंगे। ठीक है, और इसके बाद में 3 जो है सबसे ज्यादा 2 के बाद में 3 यहां आ रहा है, तो हम इन्हें लिखकर और ज्ञात कर लेंगे। देखो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर लिखेंगे 3 गुणा 3। तो अब इसको देखो, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72 और 72 दूना 144। ठीक है, ये हमारे पास में लेस आ गया। तो अब बच्चों, आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ रहे होंगे कि जो हमारा मेसे और लेसे जो हमें निकालने थे वो ये आ चुके हैं। ठीक है, अब
इसके बाद में मैं एक बहुत फास्टली और सिंपल तरीके से आपको दूसरा तरीका और बता रहा हूं गुणनखंड करने का। ठीक है, वैसे तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन अगर नहीं भी जानते हो तो हम किस तरह से गुणनखंड करेंगे। ये डायरेक्ट है, और डायरेक्ट में भी एक और देखो, एक और तरीका है। क्या है? जैसे 16 है, तो 16 को कैसे करेंगे गुणनखंड? सबसे पहले इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 लिख दिया। कितनी बार जा रहा है वो देखो, 8 बार जा रहा है, 2 8 16। अब हम इसको यथावत रख दो, और इसके बाद में 8 में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का देंगे, और कितनी बार जा रहा है वो यहाँ लिख देंगे। इसके बाद में इसको लिख दो, इसको लिख दो। अब इस 4 में देखो 2 का भाग जा रहा है और कितनी बार जा रहा है, 2 बार। फाइनल क्या है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। इस तरह से ये लास्ट इसके अंतिम गुणनखंड ये आए हैं। ऐसे भी हम कर सकते हैं। और इसके अलावा एक तरीका, 2 तरीका, और तीसरा तरीका क्या है? हम तीसरे तरीके के लिए अगर जाएं तो हम इसमें 2 का भाग देंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का देंगे, 2 चौको 8, और 2 का जा रहा है तो 2 का देंगे, 2 दूनी 4, और फिर 2 का। अब बताओ, गुणनखंड करने के लिए इसमें क्या आ गई? इन सभी को हम यहां लिख देंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ये गुणनखंड है। अब देखिए, हम जो है गुणनखंड कहां तक करते हैं? जब तक कि हमें 1 प्राप्त नहीं हो जाए। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको 3 तरीके बता दिए हैं। ठीक है, आप किसी भी तरीके को यूज करके और गुणनखंड निकाल सकते हो। और मैं ऐसा समझता हूं कि अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने हो, अभाज्य गुणनखंड विधि यूज करनी हो, तो आप कहीं भी अटकोगे नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, अब आओ हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं कि वो क्या कहता है। देखिए, 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, में से और ले से ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देखिए, एचसीएफ और हमें एलसीएम निकालने हैं। ये हम बड़ी आसानी से इनका निकाल देंगे। क्या करेंगे? हम सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और उसके बाद में एचसीएफ एलसीएम की बात करेंगे। तो हमें 8 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, 2 को 3 बार लिखते हैं तो ही आता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसके बाद में क्या है? 9 है, 9 के क्या करेंगे? 3 गुना 3, और फिर दे रखा है 25, 25 के आ जाएंगे 5 गुना 5। अब देखो, यहां पर बताइए, कहीं भी कोई अंक मिल रहा है? कोई भी गुणनखंड जो है कॉमन नहीं आ रहा तीनों में। तो तीनों में एक तो सभी में होता ही है ना? तो एक इन सभी का क्या है? में से हो जाएगा। में से क्या हो जाएगा? एक। क्योंकि देखो, एक तो सभी से गुणा हो रहा है, एक इन सभी का गुणनखंड है। तो एक हम यहाँ पर जनरली लिखते नहीं है, बाकी क्या है, यहाँ फर्स्ट में जो है ऐसे आएगा। क्योंकि जब किसी भी तरह से अगर कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं आते हो, तो एक सभी में होता है, और एक हमारा इसका में से हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं लैसे की। अब लैसे की बात करेंगे तो देखो, सबसे ज्यादा गुणनखंड किसके हैं? 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2। फिर देखिए 3, 3 यहाँ 2 बार है तो इसको 2 बार ले लेंगे, और 5 भी 2 बार है तो इसको भी 2 बार ले लेंगे। अब देखो, इन सभी को गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 थी 72। कितने आए हैं? एक तो आगे 72, और ये आगे हैं 25। तो 72 गुना हम कर लेंगे 25, 2 टुकड़ों में कर लो। देखिए, कैलकुलेशन आपको आसान खुद को बनानी है, किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए 25, क्योंकि 25 का पहाड़ा बोलेंगे, 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5,
और 25 सत्ते 175 और 5 180, ये आ गया हमारे पास में 1800। तो ये 1800 क्या है? 1800 इसका लेस है, ये आपका आंसर है, और इधर ये एक आपका आंसर है। तो इसके में से यानी HCF एक आ गया और LCM 1800 आ गया। ठीक है बच्चों, आप, मैं समझता हूं कि आप इस दूसरे प्रश्न को भी बहुत ही अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तो देखो मेरी करहना क्लासेस के चांद सितारों, अभी तीसरा जो प्रश्न है वो हमसे कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 12 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो। तो यहाँ पर इस लैंग्वेज को आपको ध्यान में रखना है। क्या कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, तो परिभाषा में भी यही आता है। किसकी परिभाषा में आता है? छोटी से छोटी शब्द लेस है, एलसीएम की परिभाषा में आता है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का सभी का भाग चला जाए, और में से महत्तम समावर्तक कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में भाग चला जाए। तो हमें छोटी से छोटी दी है, लघुत्तम ज्ञात करना है जिसमें इन सभी का भाग चला जाएगा, यानी कि इन सभी से जो पूरी तरह विभाजित होगा। तो हमें ज्ञात करना है LCM, यानी कि लेस है पे। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे? 6, 12, 30 इनके हम गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 गुणा 3, 12 के 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 30 के हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 तिया 6, 6 पंजे 30। इस तरह से हम इनको ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए हम इसका एलसीएम निकालते हैं, कैसे निकलेगा? सबसे ज्यादा देखो 2 यहां पर आया है, सबसे ज्यादा 3 कहीं नहीं है, एक बार है, और फिर 3 के बाद में 5, 2 दूनी 4, 4 के 12, 12 पंजे 60, क्या आया है? 60। तो मेरे प्रिय बच्चों, मेरी क्लास के चांद सितारों, अपने माँ बाप की आशा और उम्मीदों, 60 ही हमारा उत्तर है। वह छोटी से छोटी संख्या ये 60 है जो 6, 12, 30 से पूर्णतः विभाजित होगी। इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। तो आपके ये समझ में आ गया होगा, और नहीं आया हो तो एक बार पुनः इसको समझ लीजिए, और कहां समझ में नहीं आया है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं आपको फिर से उसको क्लियर कर दूंगा। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न पर। देखिए चौथा प्रश्न हमसे क्या कहता है? चौथा प्रश्न कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 16, 24 को पूरी तरह विभाजित करती हो, महत्तम समापन HCF। तो 12, 16 और 24 के हम फिर से इनके अभेद गुणनखंड करेंगे। देखिए कैसे, यहां पर निकलेगा HCF। ठीक है, कैसे? सबसे पहले 12 के गुणनखंड करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है, और फिर करेंगे 16 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और फिर करेंगे 24 के, इनके अभेद गुणनखंड कर देंगे, 2 गुणा 2 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 8 या 24 हो गए। अब देखिए इसका में से ज्ञात करना है, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या HCF ज्ञात करनी है। तो में से के लिए कॉमन लेते हैं कि नहीं? है, लेते हो कॉमन? ठीक है,
और कॉमन लेते हो तो आप अच्छी तरह से जान गए होंगे कि 2 गुणा 2 यानी कि 4। ये 4 जो है ऐसी संख्या है जो इनको 12, 16 और 24 को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो यही हमारा फाइनल उत्तर होगा। ठीक है, तो चौथा प्रश्न जो है आपने समझ लिया है। इसके बाद में हम बढ़ते हैं अगले 5वें प्रश्न पर, देखते हैं वो क्या कहता है। 5वां जो सवाल है वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। अब हमें सिद्ध करना है क्या कि किसी धन पूर्णांक n के लिए 6 की पावर n सदैव 6 पर समाप्त होती है। ये हमें सिद्ध करना है। कोई धन पूर्णांक है, पहले तो ये बताओ आप मुझे कि पूर्णांक कौन होते हैं। सोचो, दिमाग पर जोर दो। मैंने एक वीडियो में बताया है प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, सम, विषम, भाज्य, भाज्य, इन सभी संख्याओं के बारे में मैंने आपको खूब बताया है। तो देखिए, पूर्णांक कौन है? ऋणात्मक संख्याओं, धनात्मक संख्याओं और जीरो, शून्य, इन सभी को मिला के पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब देखो, इसमें कहा है कि धन पूर्णांक की बात की है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि n बराबर 1, 2, 3 है, यही तो है, डैश 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 अनंत तक। तो धन पूर्णांक हमारे पास में ये आ गए। फिर n के लिए n बराबर ये हो गया, इसके लिए 6 की पावर n, 6 की घात n, ये सदैव 6 पर समाप्त हो गया। यानी कि 6 की घात n और n का मान कुछ भी रखेंगे तो वो क्या 6 पर ही समाप्त होगा, वो हम यहां पर देखेंगे, चेक करेंगे। n बराबर 1 रखने पर क्या करेंगे? n बराबर 1 रखेंगे, कहां रखेंगे? 6 की घात n पर, और 6 की घात n पर रखेंगे तो क्या आएगा? 6 की घात 1, n बराबर 1 ही तो रख रहे हैं हम। ठीक है, n का मान 1 रखेंगे और ये क्या हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा। ठीक है, और 6 समाप्त कहां हो रहा है? 6 पर ही हो रहा है, मीन्स इकाई का अंक क्या है? 6 ही है। अब देखो, n बराबर 2 रखने पर क्या करेंगे? 6 की घात 2, n बराबर 2 लिया है तो 2 रख दिया, तो यहां क्या आ जाएगा? 6 को 2 बार गुणा करेंगे और आएगा क्या? 36। यहां भी इकाई का अंक क्या है? इकाई अंक बराबर 6, यानी कि ये भी n की घात 2 किस पर समाप्त हो रही है? 6 पर। अब देखो, हम रखेंगे n बराबर 3 रखने पर, तो 6 की घात n है और n का मान 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 गुणा 6 गुणा 6। ठीक है, और 6 की घात 3 करते हैं तो 2 से 16 आता है कि नहीं? 6 गुणा 36, 36 गुणा 6 करेंगे तो 216 है, और 216 में इकाई का अंक क्या है? 6। यानी कि ये भी 6 पर समाप्त हो रहा है। अब देखिए, n बराबर 4, इसको भी हम जब रखेंगे तो ये भी क्या है? 6 पर ही समाप्त होगा। आप इसको प्रैक्टिस के लिए खुद करना। ठीक है, तो हम यहां पर कह सकते हैं उपर्युक्त के आधार पर स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है? कि किसी धन पूर्णांक n के लिए 6
6n सदैव छह पर समाप्त होती है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं इस आधार पर। तो हमने निकाल के बताया है और आपके समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को दोबारा से चला के भी देख लेना, और कहां समझ में नहीं आया हो वहां मुझे कमेंट करके आप बता देना। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों ये कह रहा है कि एक दूध वाला, कौन है भाई? एक दूध वाला है। दूध मापने के लिए 1 लीटर, 2 लीटर और 3 लीटर तथा 5 लीटर के माप काम में लेता है। इसके पास में माप है ये। उस छोटे से छोटे पात्र की माप लिखो जिसे इन तीनों माप वाले पात्रों से पूर्णतः भरा जा सके। तो छोटे से छोटे पात्र की माप लेनी है, इन सभी से उसको भरा जा सके। तो ऐसा है, इसमें एलसीएम निकलेगा। क्लियर है? आप तो एक बात ध्यान रखो, अगर शब्द आ जाए छोटे से छोटा, ठीक है, तो आपको लैसे निकालना है। छोटे से छोटा मतलब लैसे, लैसे का मतलब लघुत्तम। लघु, लघु मीन्स छोटा होता है। ठीक है, और बड़े से बड़ा शब्द आ जाए तो आपको महत्तम में से निकालना है। महत्तम मतलब बड़ा होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारे पास में देखिए माप क्या है, दी गई माप है 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर और 5 लीटर। और हमें क्या है, छोटे से छोटा पात्र ज्ञात करना है। इसका मतलब है लेस है, एलसीएम निकालना है। और किसका निकालना है? इन संख्याओं। और इनका जो एलसीएम निकलेगा तो इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो एक का अभाज्य गुणनखंड एक ही है। ठीक है, 2 और 3 और 5 इनके एलसीएम निकालने हैं। एलसीएम निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंड लेंगे, और अभाज्य गुणनखंड यही है तो इनको गुणा कर देंगे। ठीक है, इनके अभाज्य गुणनखंड ये खुद ही है, तो खुद ही है तो जो सबसे ज्यादा बार खुद ही आ रहे हैं तो खुद को ही गुणा कर देंगे। और गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 पंजे 30। 30 क्या आएगा, इसका लैसे आएगा। इसका मतलब 30 लीटर का पात्र वह होगा जिससे कि इन तीनों माप वाले पात्रों से पूरी तरह उसको भरा जा सकता है। ठीक है, यही हमारा उत्तर होगा। 30 आ गया। ठीक है, अब आप देखिए इससे अगला जो प्रश्न, तो बच्चों इसको सिद्ध करने के लिए हम देखिए कैसे करेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहां से क्या बात निकल के आती है, अर्थात इसे क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तो हम क्या है, यहां पर मान लेंगे कि माना √5 बराबर A/B। यहां पर देखो B, पहली बात तो यह है कि B नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, B 0 नहीं हो सकता। और A व B दोनों क्या हैं, सहअभाज्य पूर्णांक। ठीक है, ये बात आपको यहां पर स्पष्ट हो रही है। इसके बाद में देखिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाएंगे तो क्या है
कि इसका वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 5 का वर्ग होगा और a बटे b का वर्ग होगा। ठीक है, और वर्ग करेंगे तो क्या जाएगा, अंडर रूट 5 गुना अंडर रूट 5, तो अंडर रूट हट जाएगा इसमें से, तो क्या बचेगा, केवल 5 बच जाएगा। और इधर जो है, अब 5 केवल है, ये भिन्न है, तो इसको भी हम भिन्न बना देंगे। 5 बटे 1 बराबर a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 5। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसका पक्षांतरण किया, 5 को यहां ले आए, b को यहां ले गए। अब b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 5। अब यहां देखिए, यहां पर स्पष्ट है कि a स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है। यहां हम कह सकते हैं कि अर्थात a स्क्वायर 5 से पूरी तरह, यानी 5 का पूरा पूरा भाग इसमें जा रहा है, पूरी तरह विभाजित है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं a 5 से पूरा पूरा विभाजित है। ठीक है, अब देखो, अब यहां से एक बात और स्पष्ट हो रही है, क्या, a 5 का एक गुणज है, अर्थात a बराबर 5c। यहां से समीकरण नंबर 1 जो है हमें मिल जाता है। देखिए बच्चों, इसको समीकरण नंबर 1 नहीं 2 दे दो, समीकरण नंबर हम इसको 1 दे देते हैं। समीकरण नंबर 1 ये पहला था और ये समीकरण नंबर दूसरा प्राप्त हुआ है। अब हम कहेंगे कि समीकरण 1 से b स्क्वायर बराबर, एक ही जगह पर 5 रखेंगे, इसका मतलब यह है कि 5c का स्क्वायर बटे 5, और इसको फिर जो है हम स्क्वायर कर देंगे, यानी कि b स्क्वायर बराबर 5c इंटू 5c बटे 5। अब देखो 5 से 5 कट रहा है, अब कट रहा है तो यहाँ पर क्या बचा, नीचे संख्या कोई नहीं बची, और यह आ गया b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। ठीक है, 5 को यहां से हटा दें c के पास से, तो क्या आ जाएगा कि c स्क्वायर बराबर, इसे हम जो है समीकरण का नाम दे रहे हैं समीकरण नंबर 3। अब यहां से क्या बात स्पष्ट हो रही है, देखो, इसका मतलब यह है, अर्थात b स्क्वायर में 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, फिर b स्क्वायर में गया, तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं, जब b स्क्वायर में जा रहा है तो हम यहां ये कह सकते हैं कि b में भी 5 का पूरा भाग जाएगा, और b में जब पूरा पूरा भाग जाएगा तो क्या है, हम ये कह सकते हैं, अगर b में 5 का भाग ही जा रहा है तो b क्या है, 5 का एक गुणज। अगर b इसका एक गुणज है तो हम क्या कह देंगे कि b बराबर 5d, इसको समीकरण नंबर 4 दे देंगे। ये बराबर 5c, ये भी मान लिया था, माना है, और ये भी हमने मान लिया है कि b बराबर 5d। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि अतः स्पष्ट है कि अंडर रूट 5 बराबर a बटे b बराबर 5c अपॉन 5। अब यहां से स्पष्ट है कि a व b में 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और क्या कह सकते हैं, a व b दोनों सह अभाज्य नहीं है।
बताओ है क्या? इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, तो कैसे कहेंगे कि सहअभाज्य है? नहीं है, ये दोनों सहअभाज्य नहीं है। अर्थात √5 को परिमेय मानना गलत सिद्ध हुआ। अतः स्पष्ट है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। इस प्रकार से हमने ये सिद्ध करके बताया। अब हम चलेंगे 8वें प्रश्न पर। कराना क्लासेज के चांद देखिए 8वां जो सवाल है वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों इसे आप आसानी से कर सकते हो। अभी अभी मैंने जस्ट ऐसा ही एक सवाल जो है बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझा दिया है। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं ये सवाल छोड़ रहा हूं, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन। प्रैक्टिस ही जो है किसी भी इंसान को परफेक्ट बनाती है। तो आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ठीक है, इस सवाल की करना। इसके अलावा और भी सवाल आपको कहीं भी मिले, आपकी बुक में मिले, डेस्क वर्क में मिले, ठीक है, पासबुक में मिले, तो उनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो इसके बाद में मैं बढ़ रहा हूं अगले 9वें सवाल पर। 9वां सवाल हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 - 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर मैंने जो है इसको यहाँ √5 लिखा है। आपकी बुक में ये √3 मिलेगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर सवाल को बदलो मत, तो हम इसको जो है 3 ही मान लेंगे, ठीक है। तो 3 मान के इसको हम हल करेंगे। हल करेंगे तो क्या है, यहां पर लिखेंगे कि माना कि 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या है। अर्थात 5 - 2√3 बराबर a/b। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? लिखा जा सकता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 तथा a व b दोनों सह अभाज्य संख्या है। यहां से हम जो है इसको थोड़ा सा 5 को उधर ले जा रहा हूं मैं। तो इधर ले जाऊंगा, क्या हो जाएगा देखो, इधर बच जाएगा -2√3 बराबर a/b, और 5 उधर जाएगा, इधर प्लस में है तो 5 हो गया माइनस में, ठीक है। ये आपको समझ में आ गई। अब हम इसको लैसे लेंगे, 5/1 मान लेंगे, और 5/1 मान लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -2√3 बराबर b। b में b का भाग गया एक बार, एक को a से गुणा किया a, माइनस एक का b में 5, b में भाग दिया b बार, और b को 5 से गुणा किया 5b। अब यहां से जो है हम इसको 2 को भी हटाएंगे। 2 का जब हम पक्षांतरण करेंगे तो 2 नीचे चला जाएगा, इधर √3 बच जाएगा, और बराबर में a-5b अपॉन -2, और b तो है ही है, पहले से 2 आ गया तो 2 भी हो गया। अब देखो हम इसको नीचे से माइनस को हटाना चाहें तो कैसे, यहां पर माइनस कॉमन ले लेंगे ऊपर, तो माइनस कॉमन लेंगे तो कोष्टक से बाहर माइनस आ जाएगा, और माइनस आ जाएगा तो ये संख्या माइनस की हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं। कैसे लिखूंगा देखो, आप थोड़ा सा इस पे समझने की कोशिश करना। अगर मैंने ये माइनस कॉमन ले लिया ये, तो अंदर जो है प्लस की संख्या माइनस में और माइनस की प्लस में बन जाएगी। तो ये प्लस की है, ये माइनस बन जाएगी, और ये प्लस की बन जाएगी। तो प्लस की को पहले लिख रहा हूं मैं, 5b, ये तो प्लस की हो गई, माइनस ए हो जाएगा, तो -a को मैं इधर पीछे लिख रहा हूं, ठीक है। और देखो 2b ये है माइनस के। अब देखो माइनस से माइनस कट गया कि नहीं, कट गया, ठीक है। अब कट गया तो देखो इसको आगे क्या हो गया, ये
√3 बराबर क्या आया है कि 5b माइनस ए अपॉन 2b, ठीक है, ये आया है। यानी कि हमने ये इसके आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि √3 बराबर पूर्णांक संख्या माइनस पूर्णांक संख्या बटे पूर्णांक संख्या। और हम ये भी कह सकते हैं कि √3 बराबर पूर्णांक में से पूर्णांक गई तो पूर्णांक बचेगी, यानी कि ऊपर एक पूर्णांक संख्या और बटे में पूर्णांक संख्या। अर्थात पूर्णांक बटे पूर्णांक तो परिमेय संख्या हुई, तो परिमेय संख्या जो कि गलत है, क्योंकि √3 तो एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? इसको परिमेय संख्या नहीं मान सकते, क्योंकि ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या कहेंगे हम कि 5 माइनस 2√3 को परिमेय मानना गलत सिद्ध हुआ। गलत हो गया। अतः स्पष्ट है कि 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। और लास्ट में बच्चों क्या लिख देंगे? इति सिद्धम, क्योंकि आपने ये इसको सिद्ध किया है। इति सिद्धम। इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे। इसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों देखो, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले जो है इसको परिमेय संख्या मानेंगे। परिमेय संख्या बराबर यानी कि 1/√2 बराबर a/b आ जाएगा। और उसके बाद में जो है हमने जैसे 8वां 7वां सवाल किया है उसी तरह से आप इसको करोगे। तो आज जो है मैंने लघुत्तरात्मक टाइप के लगभग 10 सवालों को आपको समझाया है। फिर भी अगर कोई इन प्रश्नों को समझने में परेशानी हुई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और देखिए, आपकी एग्जाम बहुत ही नजदीक है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सिलेक्शन करके बोर्ड द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के आधार पर और मॉडल पेपर्स के आधार पर मैंने इन प्रश्नों को इकट्ठा करके आपके लिए ये वीडियो बनाई है। तो आप इसे बड़े ही ध्यान से देखिए और इसका लाभ उठाइए। ठीक है बच्चों, और अब मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।